हे गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर कोच उज्ज्वलदीप में। और मैं हूं उज्ज्वलदीप, आपके सामने एक नया कोर्स लेके आया हूं और उस कोर्स का नाम है नीट फिजिक्स। तो आज हमारी नीट फिजिक्स की पहली लेक्चर है। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और ये किन किन बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए। सो हु कैन अटेंड दिस क्लासरूम और नीट फिजिक्स? ऑल मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट इन इंडिया। नीट तो है ही, ठीक है, नीट के सारे बच्चे इंक्लूड रहेंगे। इसके अलावा मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, आईआईटी मेंस को है ना, एक्सक्लूडिंग एडवांस, इसको छोड़ के, एडवांस को छोड़ के, वो मैं कवर अप इस वीडियो में तो नहीं करूंगा, इस लेक्चर में नहीं कर रहा हूं, इस सीरीज में नहीं कर रहा हूं। जो नीट की सीरीज कर रहा हूं उसमें नहीं कर रहा हूं। इसके लिए अलग से बनाने की जरूरत है तो अलग से बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी ऑल इंडिया के इंजीनियरिंग होते हैं स्टेट लेवल पे, है ना, उसकी भी इसमें मैं कवर कराऊंगा सिलेबस। ठीक है, जो बच्चे क्लास 9 से पढ़ना चाहते हैं नीट और मेडिकल की, या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर एनटीएससी की थोड़ी बहुत, एनटीएससी तो खैर सिलेबस छोटा है इसके सामने, बट 9-10 से वो आप देख सकते हैं। 9-10 11-12 के बच्चे तो देख ही सकते हैं, पास आउट बच्चे देख सकते हैं। और हाँ, सीबीएसई, स्पेशली सीबीएसई के बच्चे, स्पेशली सीबीएसई के बच्चे जो बोर्ड के हैं, उनके लिए जो न्यूमेरिकल्स आती है, ठीक है ना, उनके स्टैंडर्ड को भी हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। ओके, हाँ, अब बात रही कि क्या मैं पढ़ाऊंगा, है ना, और कितनी थ्योरीज होंगी उसमें। सो ओनली फोकस्ड ऑन न्यूमेरिकल पोर्शंस। मेरी फोकस रहेगी न्यूमेरिकल पोर्शन पे, और न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होती है, जितनी भी कंसेप्ट होती है, मैं उस पर बात करूंगा। अगर उसके लिए डेरिवेशन की जरूरत हो तो मैं डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और क्या है, टॉपिक कवर्ड ऑल सिलेबस, है ना, नीट की जितनी सिलेबस होगी वो सारी सिलेबस करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद कहां से स्टार्ट होंगी, है ना, ये सारी चीजें स्टार्ट कहां से होंगी। तो देखिए, अब स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11 टॉपिक, क्लास 11 की टॉपिक से मैं स्टार्ट करूंगा। वो इसलिए क्योंकि 9th और 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना, 11th के बच्चे पढ़ सकते हैं और 12th के बच्चे पढ़ सकते हैं, पास आउट के बच्चे पढ़ सकते हैं। मतलब इन सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्लास 11 की टॉपिक से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लास 11 की जो टॉपिक है वो मान लो आप क्लास 9 की टॉपिक से रिलेवेंट है ना, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्लास 11 की टॉपिक से स्टार्ट किया जाए। तो पहला टॉपिक मैंने यूनिट एंड डायमेंशन नहीं रखा है, जो क्लास 11 की टॉपिक है। मैंने स्टार्ट किया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद चलेगा हमारा वेक्टर, ठीक है, जो कि 2D और 3D के लिए काम आएगा। उसके बाद मोशन इन ए प्लेन पढ़ाएंगे इसके बाद, और इसके बाद इसी तरह सारे 11th के जो चैप्टर्स हैं, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन और फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स, तो इसी तरह इसी फ्लो में चलेगा। ठीक है, चलो, अब बात रही ये कि प्रॉब्लम कहां पे आएगी, किन बच्चों को किन चीजों पे ध्यान देना है। तो नीट के बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नीट के बच्चे कमजोर होते हैं फिजिक्स में। मैं नीट के उन बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जिनका मैथ्स थोड़ा कमजोर है, ठीक है ना, उनके लिए थोड़ी फिजिक्स प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स बढ़िया है, बढ़िया बोले तो बहुत ही बढ़िया नहीं, ठीक है ना, मतलब ठीक है, बेसिक्स बढ़िया है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़े अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से हो जाते हैं। बाकी इंजीनियरिंग के बच्चे की तो मैथ्स होती है, ठीक है, तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती है। और नीट के बच्चों को अगर मैं बोलूं तो बेसिक्स जो क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स उन्होंने कैलकुलेशन किया वो ठीक है, ठीक है, वो समझ में आता है। बट उसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, वो उसके अलावा हमें चाहिए वेक्टर, ठीक है, जो कि बहुत जरूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेक्टर, कैलकुलस, और उसके बाद अगर आप बोलोगे तो ट्रिगो। तो मैं अगर आप बोलूं कि नंबर 1 किसको देना चाहूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो स्पेशली थोड़ी सी उनको लगता है कि मैथ्स मेरा खराब है, तो सबसे पहले आप इन पे ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा। मैं इसके लिए क्लास लगवा रहा हूं, मैंने लिख भी दिया वेक्टर, और जरूरत पड़ी तो कैलकुलस की भी लगाऊंगा, और उसके बाद भी जरूरत पड़ी तो मैं ट्रिगो की लगाऊंगा। सो आप कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट्स आएंगे मैं उनके हिसाब से काम कर लूंगा, लेकिन वेक्टर मैं अवश्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए, ये तो हो गई हमारे आज की उन सारी बातों को लेकर कि कौन कौन इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं ना, और किन किन लोगों को किन किन बातों पे ध्यान देना है। क्लास 9-10 के बच्चे अगर सोच रहे होंगे कि कैसे मैं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं इनको भी कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही ऐसा करना है कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, वेक्टर भी पढ़ाओ या कुछ भी पढ़ाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 8 से स्टार्ट करते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं आईआईटी और नीट की। ठीक है, तो उन्हें उस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो सेम टाइप का चीजें मैं करने वाला हूँ। ओके, चलिए ये हो गई। और हाँ, इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये सब सारे जितने एग्जाम्स है वो सब सारे कवर हो जाएंगे आपके, है ना। ये सीबीएसई पीएमटी करके पहले जो मेडिकल की एग्जाम होती थी वो इस नाम से आती थी, अभी वो इस नाम से नहीं आ रही है, ठीक है ना, अभी इस नाम से आ रही है नीट की। तो हाँ, और एक चीज और मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो सारे मैं करवाऊंगा। लिख दो एक और पॉइंट, प्रीवियस ईयर्स ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, इसके लिए हमें अगर नीट का लेना पड़े, नीट तो लूंगा ही लूंगा, ठीक है ना। नीट का एआई ट्रिपल करके आती थी, है ना, एआई ट्रिपल, अभी तो आईटी मेंस करके आती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इन तीनों चीजों पे ध्यान दूंगा। ठीक है, सीबीएसई पीएमटी करके इनके सारे जितने भी क्वेश्चंस है एम्स के, कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप के नहीं होंगे, है ना, थोड़े डिफरेंट होंगे, वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। मेनली कराऊंगा नीट के और एआई ट्रिपल, जो पहले अभी मेंस हो गया है, एआई ट्रिपल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिनमें कुछ अच्छा सा हो उसमें। ठीक है, एम्स के और मेंस के जो अभी चल रहा है, और सीबीएसई के उसमें भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिल जाए तो वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहा हूं कि मैं इन सबको करवाने के बाद ये सारी जो होती है, जितनी भी एग्जाम्स होती है जो मैंने लिखा है वो सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, थ्योरी की चिंता नहीं कीजिएगा, थ्योरी काफी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो चीजें न्यूमेरिकल्स अपने आप बनने लगेंगे, है ना। चलिए, अब तो पहला टॉपिक हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। आज की जो टॉपिक है, कोशिश करता हूँ कुछ आज पढ़ाने की, है ना। थोड़ी सी आप लोग अगर तैयारी होंगे, है ना, तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं, मैं हल्का सा आज क्लास लूंगा, है ना। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक लिख दिए हैं, देखता हूं कि कितना कवर होता है आज। सो सबसे पहला टॉपिक हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर बात करूंगा तो मैं लिख लेता हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है और वो कौन से डायमेंशन में आता है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूं तो सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वन डायमेंशन की बात हो रही है ना, ये वन डायमेंशन की बात हो रही है। बेसिकली हम लोग वन डायमेंशन और टू डायमेंशन ही पढ़ते हैं, है ना। और 3D क्या होती है, अपने आप समझ में आने लगती है, 3D अपने आप समझ में आने लगती है। तो आप स्क्रीनशॉट आपने उतार लिया होगा एक बार, सारे का स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, ध्यान में रखिए, है ना। और उनको भी बताइए, और अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं उनको ये बताते रहिए कि नीट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। 9-10 के भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये ठीक है, सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि जितने भी हम मोशन देखे थे क्लास 9 में, वो क्या था कि सिर्फ एक लाइन पे जाती थी या फिर एक सर्कल पे जाती थी। फाइनली वो एक ही लाइन होती थी, एक लाइन से दूसरी लाइन पे नहीं कवर करती थी, या फिर आप बोलो कि 2 डायमेंशन में कवर नहीं करती थी, या फिर आप बोलो कि एक्स और वाई दोनों एक्सेस पे हम लोग बात नहीं करते थे, ठीक है। ओके, सो मोशन इन वन डायमेंशन की जब बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज वन डायमेंशनल। या फिर क्या हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस, या ओनली एक्स एक्सिस, या फिर क्या हो सकता है वाई एक्सिस, या फिर जेड एक्सिस, ठीक है। अगर हम 2D की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्सिस हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, ठीक है। 3D की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस को क्या करेगा, कवर करेगा। सो बेसिकली अगर हम फोर्स या मोशन भी पढ़ रहे हैं तो मोशन की बात करेंगे, फोर्स पढ़ेंगे तो फोर्स के बारे में बात करेंगे कि वो 1D वाला हम बात कर रहे हैं, 2D वाला बात कर रहे हैं, या 3D वाला बात कर रहे हैं। इसी तरह के सारे चैप्टर में लगभग आपको ये समझ में आएगा कि हम चीजों को 1D में एक्सप्लेन अभी कर रहे हैं या फिर 2D में या 3D में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी
मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो कि 1D में पढ़ना है। अगर मैं बात करूं कि मोशन इन एक प्लेन, तो हम इसमें किसकी बात करते हैं? 2D की बात करते हैं। बेसिकली 2D की बात करते हैं, बेसिकली ऐसे 3D की भी बात करते हैं, लेकिन बेसिकली जो होती है मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगी वो 2D में ही होगी, है ना, 3D में नहीं होगी। ठीक है, लेकिन 3D को हम लोग कंसीडर कर भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग वेक्टर को ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि ये वेक्टर के बिना ये जो चैप्टर है अधूरा हो जाएगा, दिस इज अनकम्प्लीट, है ना। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद वेक्टर पढ़ेंगे, और वेक्टर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मोशन इन प्लेन को समझने के लिए वेक्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। फिर क्लास 12 में अगर हम जाएंगे तो क्लास 12 में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, तो उसमें आपको लगेगा मैंने क्या गलती कर दिया, मुझे वेक्टर पढ़ लेना चाहिए। ऐसे आपकी मैं सुविधा के लिए बता दूं, मैंने वेक्टर पे 2 लेक्चर्स बनाए हैं, काफी कॉम्पैक्ट लेक्चर बनाए हैं, बहुत ही ज्यादा मैंने मतलब लेंथी नहीं बनाया इस चैप्टर को, इस टॉपिक को काफी आसानी से मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की है। आप चाहे तो वेक्टर का स्पेशल क्लास मैंने क्लास 12 के लिए रखा है, लेकिन वो 11th वाले बच्चे भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए, बहुत सारे चैनल्स बोलो तो क्या बोले उसको, वीडियो तैयार कर दिए, है ना। तो आप चाहो तो इसमें देखो, या फिर आपका मन है तो उसमें देखो, है ना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये हो गया, समझ में आ गया, उदाहरण हुई आप लोग अभी तक। आगे मैं बात करता हूं, कौन सी टॉपिक है? रेस्ट एंड मोशन। टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन। व्हाट वर माई एफर्ट्स इन दिस लेक्चर। मेरी कोशिश क्या रहेगी इस लेक्चर्स में, मैं बता रहा हूँ, खासकर स्पेशली नीट में मैं चीजों को लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होते हैं, है ना। तो मैं बोल दूंगा, आप उसे आप एक बार में सुन ना पाओ या दिक्कत हो तो आप दोबारा आप रिपीट मैं करूंगा ही, नहीं तो आप बैक करके आप उसे दोबारा सुन सकते हो। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं लिखूं कम, उसे 50 बार बोलूं, 100 बार बोलूं, है ना, तो ताकि आपके दिमाग को ज्यादा वो चीज इम्पैक्ट हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ रेस्ट और मोशन की। ठीक है, मैं वो लिखवा दूंगा आपको, क्या उसको बोलते हैं, उसके छोटे छोटे जो टर्म होती है वो लिखवा दूंगा, है ना। दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इजिली। सो मैं लिखाता हूँ रेस्ट और मोशन की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग इसमें 3 पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली 3 पैरामीटर्स इसमें होते हैं। पहला पैरामीटर क्या है हमारा? पोजीशन। दूसरा पैरामीटर होता है टाइम, और तीसरा पैरामीटर होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा तो बहुत सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, लेकिन मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोल रहा हूं यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये चीज तो समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, शुरू से बता रहा हूं। ठीक है, चलो, पोजीशन के साथ कोई भी बड़ी है, कोई पार्टिकल है, हार्ट ए पॉइंट पे है हमारा। ठीक है, टाइम हमारा 0 है। ओके, जैसे ही हमारा टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हुआ और t इक्वल टू टी हो गया, तो t को यहाँ पे 10 सेकेंड ले लो आप। ठीक है, ओके, मैंने इस बड़ी को कब देखा, जब टाइम हमारा 0 काउंट हो रहा था। तो ठीक है, जैसे ही टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया, ये पार्टिकल यही के यही है। तो इस टाइम इंटरवल में, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, द बॉडी इज इन रेस्ट। ड्यूरिंग 10 सेकेंड, ड्यूरिंग से उसके बाद की कहानी नहीं पता मुझे, उसके पहले की कहानी मुझे नहीं पता, हो सकता है रेस्ट में हो सकता है रेस्ट में ना हो, बट ड्यूरिंग दिस 10 सेकेंड, ड्यूरिंग 10 सेकेंड द बॉडी विल इज एट, इसको मिटा देता हूं, लिख लेना, द बॉडी इज एट। ठीक है, ये हुई रेस्ट की कहानी। यही मोशन की कहानी होती तो क्या होती, ये हुई रेस्ट की कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ रेस्ट। ठीक है, मोशन में क्या होता है, टाइम 0 है और टाइम 10 सेकेंड हो गया, तो ये बॉडी यहां चला आया बी पॉइंट, मतलब यहां से यहां पे मूव कर गया। ठीक है, यहां से यहां पे ये मूव कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग 10 सेकेंड द बॉडी इज एट, क्या लिखा मैंने, मोशन। ठीक है, तो
टाइम जब 0 था तो मैंने इस बड़ी को ए पे देखा। ये दूसरी स्टोरी है, मोशन वाली स्टोरी है। जैसे ही 10 सेकेंड हुआ, बड़ी यहां से यहां तक आ गया। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग 10 सेकेंड, द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, है ना, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, है ना, थ्रू ए डिस्टेंस। ठीक है, वो मान लो 10 सेकेंड में 10 मीटर रहा हो, 5 मीटर रहा हो, या कुछ भी रहा हो। ठीक है, ये 5 मीटर रहा। सो इस टाइम इंटरवल में वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसी टाइम इंटरवल में, है ना, जो चीज, जो पोजीशन चेंज होगा उस बॉडी का, वो कहलाएगा कि हाँ ये बॉडी जो है इस टाइम इंटरवल के अंदर, इस टाइम इंटरवल के अंदर क्या था, मोशन में था। इसे क्लियर ना? अब आप बोलोगे सर कि ये जो है दो टर्म तो हमें समझ में आ गया कि टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ए से बी जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि बॉडी क्या है, ए से बी जा रहा है, तो हम बोलेंगे बॉडी मोशन में है। लेकिन टाइम के साथ, मतलब 10 सेकेंड के साथ अगर बॉडी वहीं के वहीं पड़ा हुआ तो हम बोलेंगे कि अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे बॉडी क्या रेस्ट में है ड्यूरिंग 10 सेकेंड्स। इसे क्लियर ना? लेकिन आप बोलोगे सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तीसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये साइलेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बट साइलेंट, ठीक है, बट साइलेंट। हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन इस टर्म को कभी समझे नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कभी मतलब यूज नहीं की, ये टर्म को कभी पता नहीं, आप, है ना, हमें भी नहीं पता था जब हम पढ़ रहे थे, तो नया चीज आ गया, है ना। तो हो क्या रहा है कि एक एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको मिटा दूं, आपने लिख लिया ना, चलो मैं मिटा देता हूँ इसको, या फिर मैं यहां लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। मैं यहां पे इसको लिखता हूँ। ओके, देखो क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी। आप बोल रहे हो कि रेस्ट में है, हम बोल रहे हैं कि रेस्ट में है ना, तो देखते हैं वाकई में रेस्ट में है या नहीं कोई, है ना। एक काम करते हैं, ये बस है, मैं बस थोड़ी सी पिक्चर बना देता हूं। बस है ना, ये दो बंदे बैठे हुए हैं इसमें, ठीक है, एक बंदा ऐसे मुंडी करके बैठा हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ये बस है और ये बस बी वेलोसिटी से मूव कर रही है। आप नहीं समझ रहे हो तो ऐसे लिख देता हूं, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, जो कि गवर्नमेंट ने दिया है, उस स्पीड से ही चल रही है, ठीक है ना, काफी अच्छी स्पीड में चल रही है। चलो, अब क्या है कि ये है मोहन और ये है सोहन और ये है जॉर्डन। दिस इज जॉर्डन, जो कहां पे खड़ा है, रोड के बगल में खड़ा है जॉर्डन। ये जॉर्डन यहां पे खड़ा है। अगर मोहन और सोहन बैठे हुए हैं और ये 40 की स्पीड से अगर गाड़ी आगे दौड़ रही है, ठीक है, 40 की स्पीड से अगर गाड़ी आगे दौड़ रही है, तो मोहन सोहन को बोलेगा कि भाई तू रेस्ट में है, सोहन मोहन को बोलेगा कि भाई तू भी तो रेस्ट में है, तो हम दोनों रेस्ट में है। इसे क्लियर ना? अब ये दोनों रेस्ट में है, एक दूसरे को बता भी रहे हैं, बट इसी टाइम ये जो जॉर्डन है वो खड़ा होकर देख रहा है इन दोनों को और ये कह रहा है कि नहीं बेटा ब्रो, आप लोग तो मूव कर रहे हो विथ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है कि एक दो इंसान है, रेस्ट में भी है उसी टाइम, और उसी टाइम एक बाहर से बच्चा देख रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, मूव कर रहे हो। तो आप कहोगे कि सर दोनों अपने अपने जगह सही है, दोनों अपने अपने जगह सही है, क्योंकि बस मूव कर रही है तो ये भी मूव कर रही है। लेकिन ये बस के रिस्पेक्ट में मैं अगर बात करूं, बस के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जमीन के रिस्पेक्ट में बोलो तो रोड के रिस्पेक्ट में ये क्या है, बस मूव कर रही है तो ये दोनों मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलो। मैं ये कह रहा था कि मोहन और सोहन क्या है, बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो मैं लिख देता हूं, क्या नाम है उसका, M and S आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस, बट M and S आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू रोड की रिस्पेक्ट में क्या है, मोहन और सोहन मूव कर रहे हैं और रोड पे कौन खड़ा है,
जॉर्डन, तो जॉर्डन तो बोलेगा ही हाँ सर। ये तो बात तो सही है कि दोनों क्या है, अपने अपनी जगह पे सही है। मोहन सोहन को जो बोल रहा है, सोहन मोहन को जो बोल रहा है वो भी सही है, ठीक है। तीनों की बात करो तो तीनों सही है अपने अपनी जगह पे, जॉर्डन भी सही है। ये बात हम लोग कभी गौर ही नहीं किए। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है वो कि अगर हम बोले कि हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ओके खड़ा हो जाओ, 3 सेकंड तक खड़ा रहो, तो इन 3 सेकंड के दरमियान ये बोलूं मैं कि रेस्ट में हूं, आप लोग भी बोलेंगे हाँ सर आप तो रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है, क्योंकि आपका पैर तो खसक ही नहीं रहा किसी पोजीशन पे, है ना। ओके, लेकिन अगर कोई मून पे है उसी टाइम, इसी 3 सेकंड के अंदर अगर कोई मून पे है इसी टाइम 3 सेकंड में, तो वो क्या बोलेगा, नहीं भाई तू तो मूव कर रहा है, क्यों भैया क्यों मैं मूव कर रहा हूं, ये लोग तो बोल रहा है कि मूव नहीं कर रहे हो आप, तो मूव कर रहे हो क्योंकि आपका अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के साथ आप भी रोटेट कर रहे हो। ठीक उसी तरह जैसे ये बस ये यहाँ तो रोटेट नहीं कर रहा है, बस क्या लीनियरली मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जब मूव करेगा तो इसके साथ ये भी मूव करेंगे, तो रोड के रिस्पेक्ट में ये दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन बस के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, रेस्ट में है। अगर ऐसा होता कि जमीन के रिस्पेक्ट में ये दोनों मूव नहीं कर रहे होते तो जहां पड़ा हुआ है 1 घंटा बाद भी वहीं पे पड़े हुए रहते। क्लियर हुआ चीज, ठीक है। जॉर्डन बोलता कि रेस्ट में है, ये बस में बैठे हुए हैं और फिर भी जॉर्डन बोलता कि रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये है कि बस ही रुका हुआ होगा। इज इट क्लियर ना। तो भी ये बातें हमें समझ में आ गई कि कोई भी बड़े एक वर्ड समझिए यहां पर, इससे पहले एक वर्ड समझिए कि एब्सोल्यूट क्या होता है। मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की। तो आप कभी भी ये नहीं स्वीकार कर सकते हैं या कह सकते हैं कि नाउ आई एम एब्सोल्युटली एट रेस्ट। आप अगर ये कहोगे तो अंतरिक्ष से कोई बंदा बोलेगा कि नहीं आप मूव कर रहे हो विद द स्पीड ऑफ जो अर्थ की स्पीड है उससे आप मूव कर रहे हो। क्लियर है। तो आप ये कभी नहीं कर सकते हो कि एब्सोल्युटली नहीं कर सकते हो कि आप रेस्ट में हो, या फिर एब्सोल्युटली आप ये नहीं कर सकते हो कि आप मोशन में हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकते हो। आप सो जाओ या पड़े रहो या लेटे रहो, है ना। आप किसी रूम के अंदर बंद हो और 50 साल से सोए हुए हो, सपोज दैट, या 10 मिनट के लिए सो जाओ, ठीक है। तो दूसरा बंदा बोलेगा कि आपको, घर वाला बंदा बोलेगा कि आप सो रहे हो मतलब रेस्ट में हो, पोजीशन आपका चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब दूसरे बाहर वाले लोग होंगे जो दूसरी दुनिया के होंगे वो बोलेंगे नहीं, आप क्या बोलेंगे, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, आप मूव कर रहे हो। पहले आपको मैंने यहां देखा था अर्थ के स्पेस पे, आपका घर के साथ आप इधर इधर मूव कर रहे हो। So we can now say at this position we can now say that nobody can say, या फिर हम कह सकते हैं ये कि there is no, मतलब कोई भी चीज ना ही एब्सोल्युटली रेस्ट में है और ना ही एब्सोल्युटली मोशन में है। इज इट क्लियर ना। ठीक है। तो बात होती है अगर हम रेस्ट की बात करते हैं तो फ्रेम को चूज करते हैं, है ना। अगर हम बोलते हैं मोशन की बात तो हम फ्रेम को देखते हैं। अभी हम रेस्ट में है तो आप बोले हाँ सर हाँ रेस्ट में है, तो हम फ्रेम किसको देखते हैं, जमीन को। हम भी बोलेंगे आप लोग भी रेस्ट में हो, तो हम फ्रेम किसको ले रहे हैं, तो जमीन को फ्रेम ले रहे हैं। सो वी आर हियर, क्या करते हैं लोग, मैंने जो वर्ड किया ना बट साइलेंट, तो हम लोग हमेशा इसको साइलेंट रखते हैं, बोलते नहीं इसके बारे में। तो ये चीज समझ में आ गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जब भी हम लोग बोलते थे तो मन में चलता था ये बात, ठीक है ना, मन में चलता था, लेकिन ये वर्ड हमें नहीं पता था, ये टर्म हमें नहीं पता था। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। अभी अर्थ जो हमारा, हाँ अर्थ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस समय क्या बस हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर जमीन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इज इट क्लियर ना। चलो, तो ये हमारी रेस्ट और मोशन की कहानी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो आप लोग इसको लिख सकते हो कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी। इफ एनीबडी इज नॉट मूविंग, इज नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन अ क्या रेस्ट, है ना, इन सेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो इन सेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फिर उसी तरह आप मोशन की बात कर सकते हो। इफ यू बॉडी चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इन ए सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खास करके हम बोलेंगे तो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इन दिस टाइम ऑफ इंटरवल, इन दिस टाइम इंटरवल। वो टाइम इंटरवल बताना जरूरी है ना। इस इंटरवल में मैंने उसे देखा कि वो मोशन में था, इस टाइम इंटरवल में मैंने देखा कि रेस्ट में था। इसके पहले और इसके बाद का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस टाइम इंटरवल में देखा कि ये बड़ी रेस्ट में है और ये बड़ी मोशन में है, और इसको हम लोग कंसिडर भी करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी ध्यान रखते हैं। ओके, चलो, तो ये हमारी टॉपिक कंप्लीट हुई रेस्ट एंड मोशन की। ओके, चलिए उतार लिया आप लोग, आगे हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो चैप्टर है ना बेटा,
ये जो क्लास 11 की जो पूरी टॉपिक है ना, ये जो फिजिक्स की ना, तो मतलब धुआंधार टॉपिक है। मतलब क्या बोलूं, एकदम एक से बढ़कर एक धुरंधर टॉपिक्स है इसमें, धुरंधर बोलो उसको, एक से एक बढ़िया टॉपिक है। पूरी क्लास 11 जो है ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, जैसे क्लास 9 लगी थी, है ना। इसी तरह क्लास 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लास 12 थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन क्लास 11 में क्या है कि चीजें में कंसेप्ट बहुत ज्यादा घुसा हुआ है, ठीक है ना। और चीजों को आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स करके देख सकते हो उसको। रोटेशनल मैकेनिक्स जैसे हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है ना, फोर्स हो गया, है ना, ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। सो लाइकवाइज चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक यहां पे एक पॉइंट देता हूं या किसी का घर बना देता हूं, ठीक है। ये राम है, ये इसका घर है, ठीक है। इसका स्कूल यहां पे है, एक स्कूल थोड़ा सा लंबा ले लेता हूं। दिस इज स्कूल, जो भी है थोड़ा ऐसे बनाओ तो लगेगा स्कूल है ना, ये स्कूल है इसका। ये स्कूल है किसका? राम का, वो है घर। दिस इज होम, दिस इज होम, ये राम का घर है। उसे स्कूल जाना है, उसे स्कूल जाना है। उसके पास दो रास्ते जाने के, वो ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला और फिर ऐसे पहुंचा। दिस इज द वे एंड ही ट्रेवल्ड। ये रास्ता है। एक रास्ता उसका ऐसा है, ये वाला रास्ता। उसके पास दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है। इस रास्ता को मैं बोलता हूं, कोई भी नाम दे दो, रास्ता A1, ये तो मैंने दे दिया। रास्ता का नाम लिख दो T और इसका नाम दे दो TQ, ठीक है। ये रास्ता, एक Q रास्ता है उसके पास, एक T रास्ता है उसके पास। तो आप देखो कि जब राम चलता है, जब राम चलना शुरू करता है, ठीक है, तो देखो वो कितने बार मुड़ता है। मैं यहाँ पे डायरेक्शन भी दे देता हूँ उसको। ये नॉर्थ होता है, मैं मैप के अनुसार ले रहा हूँ, साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो आप देखो कि राम पहले कैसे चला, ईस्ट की चला, देखो आप, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है ना। फिर किधर चला? साउथ की तरफ चला, फिर ईस्ट की तरफ चला, फिर साउथ की तरफ चला, फिर ईस्ट की तरफ चला, ठीक है ना। क्लियर है चीज? अब ये जो है एक और राम दूसरे रास्ते से कभी कभी जाता है, ठीक है ना। ये वाला रास्ता, ये रास्ता, इसका डायरेक्शन किधर है? तो अगर आप मैं इसमें खींचना शुरू करो तो कुछ ऐसा खींचाएगा, इससे 40 डिग्री बनाएगा। साउथ के साथ, मतलब साउथ के साथ भी और ईस्ट के साथ भी माना कि 40 डिग्री है, ठीक है ना। हमेशा ऑलवेज 45 डिग्री विथ, ये सब लिखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख पा रहा हूं, विथ ईस्ट। जब ये रास्ता तय करता, कौन सा रास्ता? क्यू वाला, है ना। और टी वाला रास्ता में क्या है? एक बार वो ईस्ट की तरफ मुड़ता है, फिर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ। हो सकता है कि और भी ज्यादा टेढ़ा हो, मैंने छोटा सा टेढ़ा लिया है, ठीक है। तो किसी भी टाइम पर आप देखो, किसी भी टाइम पर मान लो यहां से चलना शुरू किया और मैं यहाँ पे हूं, ठीक है। मान लो मैं एज ए टीचर यहाँ पे हूं, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं, ठीक है। अगर जब चलना शुरू किया t=0 टाइम पर और t=15 मिनट में वो यहाँ पहुंच गया स्कूल में, या फिर बीच में पहुंचने वाला हूं, मैं जानता हूं कि वो इतना देर में पहुंच जाता है। अगर हमें किसी भी पर ये पूछा जाए कि सर बताइए ना, राम अभी किस तरफ होगा, किस क्या सोचते हैं, किस तरफ होगा उसका चेहरा, वो मतलब किधर होगा वो उसका चेहरा। हम जानते हैं दो तरफ के डायरेक्शन उसके पास हैं। एक डायरेक्शन वो है ईस्ट की तरफ और एक डायरेक्शन हमारा साउथ की तरफ। तो सर आप प्लीज बताइएगा कि अभी ईस्ट की तरफ होगा कि साउथ की तरफ होगा? तो मैं नहीं बता पाऊंगा, समझ में आ रहा है? डायरेक्शन क्या है? अनसर्टेन है इसमें। अब बोले है डायरेक्शन, तभी तो जा रहा है वो, लेकिन अनसर्टेन है डायरेक्शन, ठीक है ना। और भी टेढ़ा होगा, मान लो यहाँ पे और ऐसे करके घूम के होगा, है ना। तो हो सकता है कि साउथ वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट होते 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 फिर साउथ ऐसे करके मोड़े। मैं एक छोटा सा सिंपल ले रहा हूं, मतलब हम कभी बता नहीं पाएंगे ये चीज को कि जो राम है वो अभी उसका चेहरा उस डायरेक्शन में होगा, है ना, अभी इस डायरेक्शन में होगा। अनसर्टेन है। डिस्टेंस तो वो ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में? पाथ लेंथ,
क्या है? टोटल पाथ लेंथ। अगर आप पूछोगे डिस्टेंस क्या है, तो टोटल पाथ लेंथ, मतलब पाथ की जितनी लंबाई वो डिस्टेंस कहलाएगा, दैट इज डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस की कहानी, बस इतना ही है इसमें। अब डिस्प्लेसमेंट में पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। टोटल पाथ लेंथ, ये 2 मीटर, जो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर मान के चलिए 8 मीटर हुआ, ठीक है ना। 8 मीटर ये लंबाई हुआ। अब इसको मान रहे हैं 8 मीटर है, किसकी लंबाई? इसकी। टी वाले जो रास्ते हैं उसकी लंबाई कितनी है? 8 मीटर। तो टोटल पाथ लेंथ हो गया 8 मीटर, मतलब डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? 8 मीटर, ठीक है। और उसको 15 मिनट लगते हैं यहां से यहां तक पहुंचने में। हमसे पूछा गया कि सर आप बताइए ना कि वो क्या उसको बोलते हैं, राम कहाँ भी हो, किस डायरेक्शन में उसका मुंह होगा भी। तो मैं कंफ्यूज रहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा तो है नहीं, है ना। लेकिन वही दूसरे केस में, और मुझे ये भी पता है कि राम जो है इस रास्ते से आ रहा है, टी वाले रास्ते से आ रहा है ना, ये पता है मुझे, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूं, ठीक है। अब राम ने क्या किया? दूसरे दिन इस रास्ते से आया, ये रास्ता कौन सा रास्ता? क्यू वाले रास्ते से। तो फिर मुझे मैं यहाँ पे हूँ, फिर मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर राम का डायरेक्शन किधर होगा, बताइए सर। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? 100% किधर? 45 डिग्री विद द ईस्ट, मतलब एक निश्चित है। सर अभी किधर होगा? फिर 10 मिनट के बाद पूछता है, हमें परेशान करता है, सर अभी किधर होगा बताओ ना, बताइए ना प्लीज बताइए ना। बेटा अभी भी वही है सर, जब वो निकला था तब बताइए ना सर। सर अभी भी वही था, उस समय भी वही था बेटा। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? इतना कंफर्म हो कि आप कैसे बोल सकते हैं? बोल सकता हूं यार सर, चैलेंज लगा लिया, लगा लो। सो इन दिस केस मैं चैलेंज भी लगा रहा हूं, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं सर? वो इसलिए बोल सकता हूं बेटा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो भी पाथ लेंथ ही है, टोटल पाथ लेंथ ही है, लेकिन उसके साथ कहानी क्या है? उसके साथ कहानी ये है कि वो मिनिमम दो पॉइंट को सीधा मिला देती है। कैसे मिलाती है? सीधा। और इस केस में सीधा नहीं मिला रही है, क्लियर है चीज। और सीधा मिला रही है मतलब नाक के सीधे बोलते हैं ना हम लोग घर में, नाक के सीधे चलते आओ, ठीक है, नाक के सीधे चल रहा है वो, मतलब एक ही डायरेक्शन में ईस्ट के साथ 45 डिग्री बनाते हुए वो चल रहा है, ठीक है। चलो हो गया ये। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो बेटा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी भी 2 पॉइंट को आप मिला दो और उस पर सीधा लाइन खींच दो, कुछ नहीं करना है, सीधा लाइन खींच दो, ठीक है ना। और वो सीधा लाइन हमेशा ये बताएगा कि आपका डायरेक्शन एक निश्चित दिशा में है, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसमें क्या होगा? डायरेक्शन मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन क्या होगा? अनसर्टेन, लिख लो आप यहां पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अनसर्टेन पता कर सकते हो, जाके पता कर सकते हो, लेकिन अगर मैं दूर से बोलूं तो अनसर्टेन डायरेक्शन। लेकिन यहां पे डायरेक्शन क्या है? सर्टेन। सर्टेन, कंफर्म, है ना। चैलेंज आप लगा सकते हो ताल ठोक के, 100 रुपया तो आप जीत ही जाओगे, 100% आप जीत जाओगे, जो भी है, ठीक है ना। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी ये है कि डिस्टेंस जो है वो, उसमें आप टोटल लेंथ तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर बीच में कभी पूछ दिया जाए, है ना, जाके निकाल सकते हो, सॉरी जाके निकाल सकते हो, जो भी है, मतलब ठीक है वो। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो वो अनसर्टेन होता है, ठीक है ना। हम नहीं कह पाते कि वो अभी किस डायरेक्शन में होगा, है ना, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर वो क्यू वाले पाथ को ट्रैवल करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट में कवर करेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट के बीच एक सीधी लाइन खींच दो, कुछ नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट में। मैं जहां से स्टार्ट किया और यहां मुझे जाना है लंका, तो वहां से लेकर एक लाइन खींच दो, इमेजिनरी लाइन, और मान लो मैं हनुमान और उड़ता हुआ चला गया, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम पर आप हमसे पूछो या किसी और से पूछो, अगर वो जानता है कि डिस्प्लेसमेंट में वो ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब वो बता देगा कि अभी उसका डायरेक्शन ना क्या है? साउथ की तरफ है, और जब रिटर्न आएगा तो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी इसका डायरेक्शन किधर है? साउथ की तरफ। जब वो रिटर्निंग जाएगा तो नॉर्थ की तरफ होगा। इसे क्लियर ना? सो यहां पे लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। क्या उसको बोलते हैं? सर्टेनिटी, कंप्लीट सर्टेनिटी, कंफर्म है डायरेक्शन उसका, ठीक है। सो यहां पे है लेंथ तो होगा ही, टोटल लेंथ तो उसका होगा ही, लेकिन उसके साथ टोटल लेंथ को हम लोग क्या काउंट करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हुई कहानी हमारी डिस्टेंस की और यही हमारी कहानी हुई डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या है? तो सर कोई सा भी लेंथ है, ठीक है ना, कोई सा भी लेंथ हो जिसका डायरेक्शन हमें आता पता ना हो, टोटल पाथ लेंथ हम लोग जितनी होगी, है ना, डायरेक्शन अनसर्टेन होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या कि डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की कहानी क्या है कि हमारा टोटल जो पाथ लेंथ होगा किस तरह का होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होगा और डायरेक्शन हमें ऑलवेज, मान लो 15 मिनट का ट्रैवल है, हम एक एक सेकंड में बता सकते हैं कि डायरेक्शन वही होगा, कंफर्म है, रिटर्निंग में उसका डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। सो दैट्स वाई आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, ये जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो अभी जान जाओ। एक स्केलर करके होता है और एक वेक्टर होता है। स्केलर जिसके साथ डायरेक्शन की कहानी नहीं होती है, ठीक है ना, डायरेक्शन की कहानी नहीं होती है, अनिश्चित भी होता है, ये भी आप ले सकते हो, या फिर डायरेक्शन की कहानी होती ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन इसलिए बात किया कि डायरेक्शन है लेकिन अनिश्चित है, इसलिए। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सर आपने बोला कि डायरेक्शन होता है लेकिन अनिश्चित होता है, तो स्केलर क्वांटिटी में लिखा हुआ डायरेक्ट की मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है ना। हाँ, ऐसा भी केस हो सकता है। जैसे ले लो आप, मैं बोलूं कि 5 केजी चना दो, तो क्या बोलेगा, 5 केजी चना मैं क्या किधर डायरेक्शन में दूं, किधर, मतलब 5 केजी की डायरेक्शन बताओ, 5 केजी की डायरेक्शन बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा उस समय, कुछ नहीं बोल पाऊंगा। यही बोलेगा कि मैंने उसे मुझे मारा या फिर मुझे चोट लगी, किधर किधर से लगी, किधर से लगी, मुझे बोलेगा, मैं बोलूंगा यहां लगी और इधर से लगी, ठीक है ना, यहां लगी और इधर से लगी, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, उसमें हमें डायरेक्शन क्लियर पता है, क्लियर है। लेकिन मास बोला 5 केजी चीनी दो, भैया 5 केजी चीनी क्या डायरेक्शन में, कहा क्या बोल रहा हूं, इसमें इंक्लूड तो कर ही नहीं रहा हूं इसमें। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपके साथ कंफ्यूजन। सो आपके ध्यान रखना कि डायरेक्शन यहाँ पे अनसर्टेन है लेकिन अनसर्टेन है, ठीक है। आप एकदम कंफर्म होके कॉन्फिडेंट होके चैलेंज नहीं लगा सकते हो, बट इसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है चीज? ठीक, इसी तरह से कपड़ा कहां रखा मैंने, हाँ पैकिंग में रखा। ये सब हो गया ना, आप लोग लिख लिए ना, ये सब चीज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लिए, ठीक है। और डेफिनेशन की जो बात हुई वो मैंने मुंह से बोल दिया, ठीक है ना। चलो वो आप लिख लेना धीरे धीरे, क्या उसको बोलते हैं, मैं तो धीरे पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी उसकी 0.75 होती है ना उसकी प्ले स्पीड, वो कम करके भी आप कर सकते हो। ओके, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, हाँ छोटा सा न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी है वो देख लेता हूं। ठीक है, अभी नहीं बनाता हूं मैं। ए है, ए से मुझे जाना है सी, ए से कहां जाना है, ए टू सी जाना है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, टू वेज या 2 पाथ लिखो, 2 पाथ्स या 3 पाथ्स लिखो, 3 पाथ भी है हमारे पास, 3 पाथ्स 3 पाथ्स है। 3 पाथ कौन है, अभी एक पाथ बनाया नहीं, बना ही दो अच्छा रहेगा। तो ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये तीसरा पाथ है, ठीक है, ये तीसरा पाथ है, ठीक है ना। तो अब 3 पाथ में मैं बोलूंगा कि आप इधर से भी जा सकते हो, ठीक है, यहां पे लिख दो ए बी सी, एक ऐसा पाथ है ये वाला, एक ये वाला पाथ है, ठीक है, और ये एक ये पाथ है, ठीक है ना। तो आप तीनों ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन बोलो कि इसमें बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलो कि डिस्प्लेसमेंट से लिए, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ मैंने t=0 टाइम पर, और t मान लो 10 सेकंड में मुझे, मैं यहाँ पे पहुंच गया, जो भी है लिख दो अपना, है ना, थोड़ा टाइमिंग लगा। तो ये डिस्टेंस मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मुझे यहां से आ जाना, मैंने सिर्फ एक लाइन मिला दिया, और मैंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका डायरेक्शन एकदम सुनिश्चित होगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन एकदम इस डायरेक्शन में कभी नहीं मुड़ना है, एकदम स्ट्रेट लाइन, जहां से स्टार्ट किया और जहां जाना है एकदम स्ट्रेट लाइन आप मिला दो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इधर से गया तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्लियर है। ये इधर से गया, ये डिस्टेंस हो गया, क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो, तो आप ये भी ध्यान देना कि जो डिस्टेंस होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बराबर कैसे बोलोगे, छोटा तो समझ रहे आप कि इधर से जाएंगे सर तो ये लंबा पड़ेगा, और इधर से जाएंगे, अगर मान लो ए इसका ये है साइड है, तो यहाँ पे कितना पड़ेगा, √2a पड़ेगा, और ये कितना पड़ेगा 2a, मतलब ए कितना हो जाएगा 2a पड़ेगा। तो 2a √2 में क्या कौन बड़ा है, 1.14 होता है ना, 1.41 जो भी होता है, 1.5 होता है लगभग, और ये होता है 2a, मतलब ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हैं ना ऐसा, देखो तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ही रास्ता है,
मान लो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, यही रास्ता है ना, यही रास्ता है, ये भी रास्ता क्या था, रूट 2। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि डिस्टेंस इज ग्रेट, मतलब इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल, मैंने इक्वल का साइन यहाँ पे लिखा नहीं था ऐसा अलग से। डिस्टेंस भी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रास्ता होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा, दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि पाथ लेंथ क्या है, एक ही है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना ये बात कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला मत लिख देना, डिस्प्लेसमेंट इज क्या उसको बोलेंगे, ग्रेटर देन डिस्टेंस। ये सरासर गलत हो जाएगा, जब ये बड़ा हो ही जाएगा तो उसको डिस्टेंस क्यों नहीं बोलेंगे, फिर हम अलग से डिस्प्लेसमेंट नाम क्यों देंगे। क्लियर है चीज। तो हमने डिफाइन डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से किया है कि वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है अगर एक सिंगल रास्ता और एक स्ट्रेट लाइन हो, अगर एक सिंगल हो और स्ट्रेट हो, ऐसा नहीं कि सर सिंगल आप बोल दिए और ये ऐसा है और ए से हम जा रहे हैं सी, ठीक है, नहीं बेटा, ये वाला ये लाइन सिंगल हो और स्ट्रेट हो, सिंगल एंड स्ट्रेट हो और एक ही रास्ता हो तो हम बोलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस अगर बड़ा हो गया तो उसको डिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है चीज। चलो तो आई थिंक आज की क्लास को यही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है पढ़ाने वाले हैं आपको क्या बोलते हैं, स्पीड पढ़ाएंगे, एवरेज स्पीड पढ़ाएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ाएंगे, मतलब अगर मोशन में आप बोलो तो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाएंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाएंगे, एवरेज मोशन पढ़ाएंगे, इंस्टेंटेनियस मोशन पढ़ाएंगे, है ना। और डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी का, फिर वेलोसिटी के बारे में यही चीज पढ़ाएंगे, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, फिर एक्सेलरेशन देखेंगे, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे, है ना। फिर ग्राफ के बारे में आएंगे हम लोग, है ना। इस तरह से कर करके, ठीक है। तो सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे और क्या उसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग कि हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स बनाना है, ठीक है। ये चीज आप गार्ड बांध दीजिए कि हमें न्यूमेरिकल्स बनाना ही बनाना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जितनी थ्योरी चाहिए, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा, है ना, कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद।